हेलो बच्चों, कल लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रहती है जिसे बोलते हैं गैमेट्स। जो मेल के अंदर क्या रहती है? स्पर्म रहती है। और फीमेल के अंदर ओवम रहती है। ठीक है ना? तो मेल के अंदर जो स्पर्म है और फीमेल के अंदर जो ओवम गैमेट सेल्स हैं, ये गैमेट सेल्स दोनों फ्यूज होती है और एक नई सेल का निर्माण करती है। उसको बोलते हैं जाइगोट। और ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है? मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन, और फ्यूजन होने से जो नई सेल बनेगी उस नई सेल का नाम है जाइगोट। और वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अपन फर्टिलाइजेशन को सिंपली लिख सकते हैं द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इन टू फॉर्म द जाइगोट। द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं, उसको अपन आगे जानेंगे। चलिए अपन अब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्टिलाइजेशन है, इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है और एक्सटर्नल में क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो भी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो फ्यूजन किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। मेल के अंदर तो होता नहीं। मेल तो सिर्फ स्पर्म रिलीज करते हैं। जो भी फ्यूजन होगा वो फीमेल गैमेट का होगा। अगर होगा तो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। अगर वो जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे ह्यूमंस के अंदर हो रहा है, किस किस के अंदर होता है? ह्यूमंस के अंदर होता है, काउस के अंदर होता है ना, और बैट्स के अंदर होता है, हॉर्सेस के अंदर होता है। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एक्चुअल में फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा किसके अंदर होता है? ह्यूमंस के अंदर, काउस के अंदर, बैट्स के अंदर, हॉर्स के अंदर, हम सब के अंदर ऐसा इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। इस फर्टिलाइजेशन को अपन बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो रहा है इसमें? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड फीमेल बॉडी। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे, तब अपन ने पढ़ा था कि फीमेल जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? ह्यूमंस के अंदर, ओविडक्ट में, वहाँ पे जाके हो रहा था। उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था उसके अंदर हो रहा था। अब ये जो बात कर रहे हैं अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा? आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होगा। कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पे होगा? आउटसाइड फीमेल बॉडी। तो ये जनरली जो होता है वो फ्रॉक्स के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, फिशेस के अंदर, ये इसी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें होता क्या है? जैसे फ्रॉक्स हैं, मेल फ्रॉग आए, फीमेल फ्रॉग आए, फीमेल फ्रॉग ने क्या किया, वहाँ पे एक जगह जाके जेली के अंदर बहुत सारे एग्स रिलीज करती है। वो एग्स के साथ में न्यूट्रिशन भी है, और वो न्यूट्रिशन और एग्स सारे एक जेली के अंदर डाल दिए, और वो एक थैली के अंदर जेली एक थैली की तरह होती है, उस थैली के अंदर उसने एग्स डाल दिए और उसको पानी में रहते तो पानी में छोड़ दिया। अब उसके बाद में क्या आएंगे? मेल्स आएंगे, और मेल्स आके वहाँ पे क्या करेंगे? स्पर्म रिलीज करेंगे। वो स्पर्म रिलीज करेंगे तो मिलियंस में स्पर्म रिलीज करेंगे। उनमें से कुछ स्पर्म उसके पास में जाएंगे, उसके पास में जाके उसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में एग्स बनाएंगे। और एग्स वो उसी के अंदर बनेंगे, उसके अंदर वो एग्स छोटे छोटे एग्स बनेंगे, और एग्स फिर अपने आप काम करेंगे।
तो ये जो काम हो रहा है, जो फीसेस के अंदर हो रहा है और जो फ्रॉक्स के अंदर हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि फीमेल जो है वो एग्स को बाहर रिलीज करती है, फिर मेल आता है, मेल स्पर्म को रिलीज करता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एग्स बनते हैं। और ये जो चीज़ हो रही है ये फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं किस किस के अंदर होता है, फ्रॉक्स के अंदर और फिशेस के अंदर। इनके अंदर क्या हो रहा है कि जो एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। आगे चलते हैं। चलिए अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में और डीपली जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर से ना। तो एक बार जाइगोट सेल बन गई, फीमेल बॉडी के अंदर बन गई, वो इम्प्लांट हो गई और इम्प्लांट होने के बाद में उसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बनना शुरू हो गई। अब जब ये सेल्स बनना शुरू हो गई, फोइटस बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो बनाना, तो एम्ब्रियो क्या करेगा आगे जाके, एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, है ना। बड़ा होने के बाद में कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को बाहर निकाल देते हैं बिना पूरा कंप्लीट हुए, और कुछ जो रहते हैं उसको पूरा कंप्लीट बेबी के रूप में डेवलप करते हैं। फिर जब बेबी डेवलप हो जाते हैं तब उसको बाहर निकालते हैं। जो कंप्लीट होने से पहले न्यूट्रिशन के साथ में बाहर निकाल देते हैं, ऐसे एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, ऐसे एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, एग्स, है ना। तो कुछ क्रिया रहते हैं जो अपने एग्स निकालते हैं, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को एग्स के रूप में बाहर निकाल दिया। और कुछ क्या रहते हैं, बेबीज को पैदा करते हैं, है ना, डायरेक्टली बेबीज को पैदा करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, है ना, और काउस हो गए, हॉर्स, ईटीसी। ये सारे जो एनिमल्स है ये डायरेक्टली बेबीज़ को पैदा करते हैं, जो भी मैच्योर बेबीज़ को पैदा करते हैं। लेकिन जैसे हैन हो गया, मुर्गियाँ, है ना, बर्ड्स सारे के सारे नियर बाय, और रेप्टाइल्स, ये सब क्या है, ये सब अपने एग्स देते हैं। एग्स को पहले प्री मैच्योर रूप से उसको एग्स बनाते हैं। एग्स बनाने के बाद में उसके बाद में क्या करते हैं, उसको वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के उसका जो बाहर का ग्रोथ होता है, जो बाद का ग्रोथ है, वो ग्रोथ कहाँ पे होता है, बाहर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। और उसके बाद में जब वो बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो वो उसको फोड़कर, अंडे की फोड़कर उसके बाद में बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद में एक सेल होती है, एक सेल को फोड़कर बाहर निकल आता है। तो ऐसा जो होता है उसमें एक्स के रूप में डेवलप होते हैं, जो बेबीज करते हैं वो बेबीज के रूप में। इनको बोलते क्या हैं, जो एक्स करते हैं उसको ओविपोरस बोलते हैं, और जो बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं विविपोरस। तो जो एक्स बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स, और जो बेबीज पैदा करते हैं उनको विविपोरस एनिमल्स। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस सम टर्म्स, कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इंक्यूबेटिंग क्या होता है। जैसे अपन ने फ्रॉक्स के बारे, जैसे अपने हैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो हैंड्स जो रहती है वो क्या करती है, अपने जो एग्स रहते हैं उस एग सेल को वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की, जैसे उसके अंदर जो नरिशमेंट होता है वो उसके अंदर होता है। वार्म एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, वार्म्थ एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वैसा टेम्परेचर उस एग को प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होगा तब भी उसमें बेबीज़ ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा होगा तब भी वो बेबीज़ ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे अंडे को उबालते हैं तो अंडे को उबालने के बाद में उससे बेबी नहीं निकलता, ऐसे अंडे को अगर ऐसे ही रखेंगे तो इसके बाद में बेबीज़ पैदा नहीं होता। लेकिन अंडे को अगर हैन ने उसके बाद सिट करके वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया, लगभग 21 to 30 डेज़ के अंदर उसके अंदर से चूज़ा निकल आएगा। ये होता है इंक्यूबेटिंग का मतलब वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेटिंग। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, आईवीएफ को जो फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि कई बार क्या होती है, महिला को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या हो रहा है कि जो स्पर्म्स हैं वो ओवम तक जाते हैं, तो ओवम तक जाने से पहले वो फेलोपियन ट्यूब आती है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब जाते हैं तो वो फेलोपियन ट्यूब या तो बंद हो जाती है, किसी कारण से उसके अंदर से स्पर्म जा नहीं पाते हैं। जब उसके अंदर स्पर्म नहीं जा पाएंगे तो उसकी वजह से स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर उसके अंदर नहीं होगा तो वो एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा। तो इस कंडीशन में जो माँ रहती है, वो जो लेडीज़ रहती है, फीमेल रहती हैं, वो माँ नहीं बन पाती, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्रेश एग लिया जाता है मदर से, और स्पर्म लिए जाते हैं मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा या एग, जो उनको दोनों को निकाल के लिया जाता है, और निकाल कर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 2-3 घंटे तक एक साथ में रखा जाता है ताकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सके। और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसके अंदर न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड करा के 7 डेज तक उसको उसी के अंदर रखा जाता है, ताकि वो एक तरीके से जो जाइगोट सेल बनी है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की वजह से, वो जाइगोट सेल डेवलप कर सके, एक एम्ब्रियो की शेप ले सके। तो जैसे क्योंकि वहाँ पे भी अपन जब भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट सेल बनती है। जाइगोट सेल जब बन रही है उसके बाद में जो वो सेल वापस नीचे आती है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि से जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का यूट्रस की वाल पर अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो वो जब वहाँ पे जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, वो उसके साथ में अटैच होते थे, तो वो लगभग 7 दिन रहते हैं। इसलिए 7 दिन तक वो उसको वहाँ पे रखते हैं। 7 दिन के बाद में फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हो रहा है। तो ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर जो बेबीज़ पैदा होते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये जो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल फेज़ होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो इनिशियल फेज़ होती है, वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कराई जाएगी। बाकी का पूरा डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, माँ के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, वोम्ब के अंदर होता है, कोख के अंदर होता है, ठीक है ना। बाकी का सारा उसके अंदर होता है। बाकी इनिशियल फेज़ का जो रहता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फीमेल बॉडी का एक छोटा सा डायग्राम लिया है। ये अपनी ओवरीज रहती है, और इस ओवरी के अंदर एक मैच्योर एग रिलीज होता है। जैसे मैच्योर एग रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से इधर से ये फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब को एक और नाम दिया गया है ओविडक्ट या ओविडक्ट, कुछ भी बोल दें। तो ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। जो ये फीमेल बॉडी के अंदर ओविडक्ट है, इसके अंदर ये रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। फनल जैसी ट्यूब रहती है, और ये जो फनल जैसी ट्यूब रहती है वो इस ओविडक्ट को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पे ये रिसीव होने के बाद में ये जो एक मैच्योर एग यहाँ से रिलीज हो रहा है, इधर से स्पर्म्स आ रहे हैं, है ना, स्पर्म्स आ रहे हैं। स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में ये स्पर्म और ये ओवम फर्टिलाइज होने के बाद में एक नई सेल बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट सेल बना लिया, यहाँ पे सेल आया, ये जाइगोट सेल बन गई। अपने पास में क्या बन गई, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गई, जाइगोट सेल बन गई। अब ये जो जाइगोट सेल बनी, उसके बाद में क्या होगा, ये जाइगोट सेल यहाँ पे रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक सेल है, एक सेल अपने आप को डिवाइड करके क्या बनेंगे, 2 सेल, है ना। 2 सेल के बाद में 4 सेल, ऐसे आगे डिवाइड होती रहेंगी। और रिपीटेडली डिवाइड होने की वजह से बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन जाएंगी, और इसको अपन नाम देंगे एम्ब्रियो। इसको अपन नाम देंगे एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कुछ टाइम पीरियड के बाद में यहाँ यूट्रस की वाल पे आएंगे। यहाँ पे इसकी वाल्स ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी,
टू रिसीव फर्टिलाइज एग दैट इज फर्टिलाइज एग ओवा एग दैट इज कॉल्ड जाइगोट, और जाइगोट अभी क्या बन चुका है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो आएगा और इसकी ये प्लेसेंटा सेल्स रहती है। इस प्लेसेंटा सेल के ऊपर जो गर्भनाल होता है, प्लेसेंटा सेल उसे बोलते हैं गर्भनाल को, वो जो प्लेसेंटा सेल रहती है उसके जाके अटैच हो जाता है। और ये जब क्या अटैच हुआ है, आप बताओ क्या अटैच हुआ है, एम्ब्रियो अटैच हुआ है। क्या अटैच हुआ है, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो इस प्लेसेंटा सेल पे जाके अटैचमेंट हुआ है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो प्लेसेंटा सेल के अंदर एम्ब्रियो का ये होना क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सेल्स के अंदर एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है इसके अंदर, ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद में क्या होगा, आगे सुनो। अटैच होने के बाद में ये यहाँ से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद में बहुत सारी लंबी सेल्स बनेंगी। वो सेल्स बन के बहुत सारी लंबी मतलब कुछ सेल्स हैं, हज़ारों से लाखों सेल्स बनेंगी। लाखों सेल बनने के बाद में उसकी पूरी बॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बॉडी का निर्माण होने के बाद में जब कुछ टाइम पीरियड के बाद में जब ये एम्ब्रियो सेल्स हैं वो इस तरीके से डेवलप हो जाएंगी कि उसके जो हेड है, बेबीज़ का हेड, हैंड्स, लेग्स, ये चीज़ें विजिबल होने लग जाएंगी। तो ये जो कंडीशन आती हैं उस कंडीशन के अंदर एक बेबी थोड़ा सा हैंड्स निकलने लग जाएंगे, पैर्स निकलने लग जाएंगे। इस कंडीशन आंखें थोड़ी सी बनने लग जाएंगी, है ना, खड्डे, आंखों के थोड़े से खड्डे दिखने लग जाएंगे। ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन में जो ये बेबी रहता है, जो एम्ब्रियो रहता है, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, फोइटस। क्या नाम दे देते हैं, फोइटस। अब ये एम्ब्रियो और डेवलपमेंट होगा, फुली डेवलप होंगे, आंखें, नाक, कान, मुंह सब कुछ बनेंगे, हेयरिंग कैपेबिलिटी आएगी, सारी चीज़ें होंगी, है ना, फेफड़े वगैरह बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। और उस बनने के बाद में जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा तब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो जाएगा, है ना। और जनरली आपने देखा होगा जो अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं जनरली वो 3 महीने भी कराए जाते हैं। तो ये जो 3 महीने में होता है, ये 3 महीने के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो इस फोइटस के रूप में डेवलप हो जाता है। सॉरी बच्चों, कुछ कैमरा मिस्टेक्स हो गया था, इसकी वजह से वो वीडियो जल्दी कट हो गया था। तो चलो दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरी एग रिलीज कर रही है, स्पर्म इधर से आ रहे हैं, स्पर्म आने के बाद में स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो जाइगोट सेल बन रही है। जाइगोट सेल बनने के बाद में ये कुछ टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के प्रोसेस में क्या होता है, जो एक सेल है वो डबल से 4, 4 से 8 ऐसे बनता जाता है और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है जो बॉल्स के रूप में शेप लेती है। उस शेप को बोलते हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है यहाँ पे आके कुछ टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पे आ जाता है। ये नियर अबाउट 7 डेज लेते हैं जनरली, है ना। तो यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा सेल रहती है यूट्रस की वाल के अंदर, ये प्लेसेंटा सेल के अंदर अटैच हो जाता है। जो अटैचमेंट होता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं और ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये अपने आप को डेवलप करता है। डेवलप होने के बाद में जब उसके एक पीरियड आता है, उस पीरियड के अंदर उसके हाथ पैर दिखने लग जाते हैं, सर अच्छे से दिखने लग जाते हैं, आंखों की साइज दिखने लग जाती है। उस पीरियड को बोलते हैं, उस पीरियड के अंदर जो शेप रहती है एम्ब्रियो की उसको बोल देते हैं अपन फोइटस। अब ये जो फोइटस है वो फर्दर डेवलपमेंट हो गया, फर्दर डेवलपमेंट होगा और जो इम्प्लांटेशन से लेकर बेबीज बोर्न होने की टाइम पीरियड रहता है वो जनरली जो रहता है वो क्या रहता है कि 9 मंथ का पीरियड रहता है। और जो ये जनरली अपन पता है कि अपन अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के कराते हैं तो कब जनरली कराते हैं, 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। जो 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर कराते हैं क्यों, ताकि उसके अंदर जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं वो बन चुके होते हैं और वो ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ लिए अपन अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, बेबीज में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके बाद में क्या करती है, माँ का यह दिखा रहता है कि वो उस बेबीज़ को डंप कर सकती है, ताकि वो जो इमेच्योर बेबी यहाँ पे आएगा वो दुनिया में कैसे सर्वाइव कर पाएगा। उसके सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, उसको पहले से डंप कर लेते हैं ताकि कोई नेक्स्ट टाइम कुछ अलग दर बेबीज़ को पैदा किया जा सकते हैं, एक अच्छे बेबीज़ को पैदा किया जा सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं ना।
हेलो बच्चों, अब अगर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एंग 1 टू एडल्ट्स। इसमें क्या होता है, कुछ जो एनिमल्स रहते हैं उन एनिमल्स में क्या होता है और कुछ एनिमल्स में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अपन जब भी अंडे से बाहर निकलते हैं कुछ चीज़ें होती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फोएटस बनता है, फोएटस से वो बाकी चीज़ें बनती हैं, ये सारा काम होता रहता है। लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो ये जाइगोट सेल्स हैं, जाइगोट सेल्स से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फोएटस बनता है और उसके बाद में ये सारी चीज़ें। तो बेबीज़ जब अंडे से बाहर निकलते हैं या एग से बाहर निकलते हैं, उन एनिमल्स के बारे में बात करें तो उन एनिमल्स में क्या होता है, जो बीच की स्टेज होती है ना, तो वो बीच की स्टेज होती है उसमें जो वो एनिमल दिखता है और जो एडल्ट एनिमल हैं वो जो एनिमल दिखता है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होते हैं। मतलब कि एंग को देखो और एडल्ट को देखो तो ऐसा बता ही नहीं सकते कि ये एंग है या एडल्ट है, ये इसका एडल्ट है क्या। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो आपने देखा होगा एक फ्रॉग रहता, एक वो लार्वा रहता है मॉस्किटोज़ के अंदर। वो जो लार्वा है वो कैटरपिलर का रूप ले लेता है। कैटरपिलर का मतलब होता है ये वो बीच की स्टेज जिसके अंदर वो जो दिखता है वो ऐसा दिखता है ना। लार्वा एक तरीके से ऐसे होता है, कैटरपिलर में क्या होता है थोड़ी सी उसकी डिज़ाइन आ जाती है ऐसे करके बिल्कुल। और फिर वो एडल्ट के रूप में होता है, तो एडल्ट के रूप में मॉस्किटोज़ के रूप में आपने जो देखा ही है ना, फ्लाइज करते रहता है एक लंबी सी चोंच लेके। वो चोंच आपके अंदर डाल दी जाएगी और चोंच डाल के आपका खून पी लिया जाता है, ये सारे काम होते हैं। तो ये जो एडल्ट लार्वा से कंप्लीट मॉस्किटोज बन नहीं सकती, जो प्रोसेस रहती है जो कंप्लीट मॉस्किटो तक बनने की प्रोसेस रहती है, ये जो प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, बीच के ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, उस ड्रास्टिक चेंज को अपन बात करते हैं, उस ड्रास्टिक चेंज को अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो वो क्या होता है, कैटरपिलर जो बीच की स्टेज होती है उसको बोलते हैं अपन। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग्स का, है ना। फ्रॉग्स जो रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, एग बनता है। एग से जो बीच की स्टेज वाला जो टेडपोल है ना, ये एग बनेगा। एग से यहाँ पे क्या होगा, एक बीच की स्टेज में छोटा सा ऐसे करके कोई प्राणी बनेगा। वो जो प्राणी है फिर पूरा फ्रॉग का रूप ले लेगा ऐसे करके। समझ गए होंगे आई होप। तो इस तरीके से ही वो फ्रॉग का कंप्लीट रूप ले लेता है। तो ये जो देखो इसको और इसको देखो, तो इसके अंदर पहचान ही नहीं सकते कि ये फ्रॉग बनेगा, ये फ्रॉग का छोटा रूप है, ये छोटा रूप है। जैसे अपने बच्चे को देखा ना, बच्चे के अंदर अपने छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के अंदर हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आँखें होती हैं, नाक होती है, बाल आ जाते हैं, दांत नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लगभग सारी चीज़ें होती हैं। तो ये छोटे बच्चे और बड़े बच्चे को आराम से देख के बता सकता है कि ये इंसान का बच्चा है। गाय का बछड़ा होता है उसको देख के बता सकते हैं कि गाय आगे जाके गाय बनेगी या बछड़ा बनेगा, बैल बनेगा, वो बता सकते हैं। लेकिन इनके केस में अपन देखते हैं तो ये जो बीच वाली स्टेज है, जो नवजात स्टेज है, जो इन्फेंट स्टेज है, वो इन्फेंट स्टेज बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत ही अलग होती है उसके एडल्ट वन से। और जो ये ड्रास्टिक चेंज आते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें क्या होता है मेटामॉर्फोसिस में, the drastic changes involved in some animals that is Ang1 is far more different from adult। तो Ang1 है वो एडल्ट से अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो ऐसी जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल में देखते हैं फ्रॉग्स का, एग, टोडपोल और एडल्ट वन।
हेलो बच्चों, अपन ने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है। अब अपन चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। और अपन ने ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेन देख लो, सेक्सुअल पार्ट होते ही नहीं है। आइदर एब्सेंट और डू नॉट ग्रो कंप्लीटली। सेकंड जो कंडीशन रहती है इसमें क्या होता है, वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, एक ही पेरेंट्स होता है। थर्ड चीज जो पेरेंट्स रहता है, करेक्टर्स जो रहते हैं वो मेल जो पेरेंट्स रहते हैं और ऑफस्प्रिंग रहते हैं दोनों में सेम रहते हैं। करेक्टर्स आर सेम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो करेक्टर्स इनमें जो जेनेटिक करेक्टर्स रहते हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम रहते हैं। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। दो टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर। कौन कौन सा है? अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बडिंग पढ़ेंगे। अपन कौन सा पढ़ेंगे? बाइनरी फिजन एंड बडिंग। हेलो बच्चों, अब अपन चलते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन इन अमीबा में जो फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, जैसे कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है अपना, किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो एक सिंगल सेल होती है, जो अमीबा होता है एक सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एक सेल का जो एक ही सेल के अंदर उसका सारा कुछ होता है, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ जो कुछ भी होता है, इंडक्शन, डाइजेशन वगैरह सब कुछ एक ही सेल के अंदर होता है। एक कोशिका जीव है, वन सिंगल सेल के अंदर सब कुछ होता है। सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है अमीबा। उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना जो न्यूक्लियस रहता है उसको, उसकी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या करता है कि डबल करना शुरू कर देता है, मल्टी करना शुरू करता है। और मल्टी करने के बाद में जब उसके जो न्यूक्लियस हैं वो डबल हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसके अंदर जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ को डबल कर लेता है ताकि इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सके। जब वो सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद में क्या करते हैं, वो क्या करता है अपने आप के इनको सेपरेट कर लेता है। क्या कर लेता है? सेपरेट कर लेता है। ये जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी चीज़ों को अंदर सेपरेट कर लेता है। और सेपरेट करने के बाद में ये दो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। ये एक अमीबा है जो क्या करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन में के प्रोसेस में क्या करता है, सबसे पहले अपने जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को डबलिंग करता है। डबल करने के बाद में बाकी सेल ऑर्गन्स को सेपरेट कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। उसके बाद में ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। दो सेल्स के अंदर डिवाइड होता है इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी। और एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं इसलिए इसको बोलते हैं फिजन। तो ऐसा फिजन जिसके अंदर बाइनरी एक सेल दो सेल में टूट रही है, ऐसे फिजन को बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब, फिजन अपन यहाँ पे फिजन और फ्यूजन का मतलब समझ लेते हैं। फिजन का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल, एक एटम्स रहेगा, एक कुछ भी रहेगा, वो दो या दो से अधिक चीज़ों में टूट जाएगी, तो उसको बोलते हैं फिजन। और फ्यूजन का मतलब होता है कि
दो या दो से अधिक चीज़ें रहेंगी, वो मिलकर एक चीज़ का निर्माण करेंगे, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। अपन फ्यूजन कहाँ पढ़ रहे हैं, अमीबा के केस में, और फ्यूजन कहाँ पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के केस में। फर्टिलाइजेशन में दो सेल्स थी, स्पर्म एंड ओवम, वो मिलकर एक जाइगोट सेल बना देती थी। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा इस तरीके से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। चले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन ने अमीबा के बारे में पढ़ा। अपन अब पढ़ते हैं बडिंग के बारे में, जो कि हाइड्रा के अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है, ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन है, एक ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर डेवलप होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये टेंड्रिकल्स निकले रहते हैं, है ना, और ये टेंड्रिकल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, खाना खाने में मदद करते हैं। टेंड्रिकल से कोई भी फूड आइटम है, उस फूड आइटम को ये उठाएगा, अपने बॉडी के अंदर डालेगा, और यहाँ पे मुंह होता है, इधर मुंह के अंदर डालेगा और फिर इधर से वापस बाहर निकाल देगा। इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रा है। हाइड्रा क्या करेगा, जब इसमें क्या होगा, एक बल्ब की तरह एक ब्लज आउट हो जाएगा। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, एक बल्ब की तरह एक सेल की तरह एक बल्ब, मतलब कि एक बल्ब की तरह अपना एक आकार बना लेगा, और उस आकार में अपना एक न्यूक्लियस को छोड़ देगा, एक सिंगल सेल को छोड़ देगा, उसके अंदर न्यूक्लियस को डबल करके उधर छोड़ देगा, और उसके बाद में उसको एक बल्ब आउट हो जाएगा। अभी बल्ब आउट हो गया, ये थोड़ा अपने आप को बड़ा करेगा। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन, ये वाली जो मदर सेल्स है या पेरेंट सेल्स है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट बल्ब बनेगा एंग के रूप में, ये एक कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा। जब ये इस तरीके से काम होगा, तो उसके बाद में क्या होगा, जब ये परफेक्टली मैच्योर हो चुका होगा, बच्चे के रूप में जन्म लेने, इन्फेंट के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म देने के लिए तैयार हो चुका होगा, फिर क्या करेगा, ये इस तरीके से अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे मैच्योर नहीं है, फुली मैच्योर बाद में होगा, लेकिन यहाँ पे ये इससे अलग हो जाएगा। जिस तरीके से माँ बाप से शादी होने के बाद में बच्चे अलग हो जाते हैं, इस तरीके से ये भी अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा, और इस तरीके से एक नया हाइड्रा जन्म ले लेगा। इस तरीके से हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा ही सेम रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ईस्ट के केस में भी होता है। ईस्ट में क्या होता है, सिंगल सेल्स रहती है, वो सेल्स इस तरीके से अपना बल्ज आउट करती है, और बल्ज आउट करके अपना नई सेल्स बनाती हैं, फिर इस तरीके से फिर से बल्ज आउट करती है, और अलग अलग नई सेल्स बनाती चली जाती हैं। इधर भी बनाना शुरू करेगा तो इधर कर देंगे, ठीक है ना। ये केस किसके केस में हो रहा है, ईस्ट के केस में, जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। सेकंड चैप्टर में मैंने ईस्ट से क्या बनाया था, अपन ने वाइन बनाई थी, एल्कोहल बनाया था। वो एल्कोहल इसी ईस्ट से बनता है। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू फर्मेंटेशन किया जाता था, तो वहाँ पे जो शुगर है, वो शुगर किस में चेंज हो जाती है, एल्कोहल में चेंज हो जाती थी। तो ये वही ईस्ट है। ये ईस्ट इस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, वो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग। और अमीबा के केस में उसके क्या बोल देते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है। अमीबा के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है, तो उसको बोल देंगे बाइनरी फिजन। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सेल जो है ना, तो वो दो में तो डिवाइड होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग नहीं हो जाते। फिर उसके बाद में वो दो एंग वन बनते हैं और दो एडल्ट बनते हैं, फिर उसके बाद में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, एक सेल रहेगी, वो मल्टी सेल्स के अंदर फिजन करेगी, है ना। एक सेल बहुत सारी सेल्स के अंदर फिजन करेगी। ये अपन ने सेकंड चैप्टर में देखा है, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जब अपन उसके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना होगा, जिसकी वजह से मलेरिया होता है अपन को, जो फीमेल एनाफिलिस के काटने से होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल अपनी बॉडी के अंदर आती है। वो सिंगल सेल क्या करती है, अपने एक कवर तैयार करती है। उस कवर तैयार करके उसने मिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ डेवलप हो जाती है, इतनी मिलियन। तो यह यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स, थाउजेंड से मिलियन सेल्स जो है अपने आप को प्रोड्यूस कर लेती हैं। और ये जब इसका जो कवर रहता है, उसको कवर को जैसे ब्रस्ट आउट करती है, तो इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स निकलती है। जब एक साथ इतनी सारी सेल्स निकलेंगी, तो अपनी बॉडी एक आध सेल होती थी, उसको तो आके WBC आके उसको
खा के ख़त्म कर देती है। लेकिन जब इतनी सारी सेल्स दिखती है तो उनको ख़त्म करने में टाइम लगता है, उसके साथ में फाइट करने में टाइम लगता है। और फाइट हो रहा होगा तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है अपने को क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो ऐसा सेल्स जिसमें एक सिंगल सेल्स मल्टी सेल्स में डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। ठीक है, आई होप ये बडिंग इन हाइड्रा और मल्टीपल फिजन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते क्लोनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग के बारे में बात करने से पहले कुछ सिंपल सी टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। अपनी जो सेल्स का निर्माण, अपना जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण होता है वो एक सिंगल सेल से निर्माण होता है। एक सिंगल सेल से उसको वो बनती है, वो सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट। अब वो जो जायगोट होता है उसके अंदर सेल्स होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम्स, DNA RNA रहता है ना। और ये जो DNA RNA रहता है उसके अंदर रहता है जीन्स, और ये जीन्स जो रहते हैं ना इसमें इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या रहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स रहते हैं। सर आपने तो बहुत जल्दी बता दिया, समझ में नहीं आया, एक बार और फिर देख लेते हैं। अपने जो किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वो सिंगल सेल से होता है। वो सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट। जायगोट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, DNA RNA। DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो DNA होता है उस DNA के अंदर अपने जीन्स होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, और वो जो जीन्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। वो जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो अपना, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि वो क्या बनेगा। मतलब कि आम का पौधा, आम के बीज डाल दे तो आम ही बनता है, इंसान का बच्चा इंसान बनता है, भेड़ का बच्चा भेड़ बनता है, बकरी का बच्चा बकरी बनता है, गाय का बच्चा गाय बनता है। तो ये क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्रोमोसोम्स होते हैं। वो क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी शेप को डिसाइड करते हैं, और उसी की वजह से ये सब कुछ होता है। तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं जिसकी वजह से आपकी क्या बनोगे, आप क्या बनोगे उसके रूप में डिसाइड होते हैं। और अपने ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर को क्रोमोसोम रहते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। उन क्रोमोसोम्स की वजह से अपना जो चेहरा है, अपना मुंह, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, जो कुछ भी बन रहे हैं वो सब कुछ उसी की वजह से बन रहे हैं। किस वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से। तो इसी के लिए बात करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि क्लोनिंग करवाए, क्लोनिंग के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कराया गया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद अपन क्लोनिंग की बात करेंगे। तो क्या किया गया, एक सिप ली गई, सिप क्या ली गई, सिप, बेड है ना। अब वो जो सिप है उसमें क्या किया कि स्कॉट ब्लैकफेस ईव ली गई। एक सिप का क्वालिटी रहती है, उसका नाम है स्कॉट ब्लैकफेस ईव। उसका क्या किया गया कि उसका जो एग रिलीज होता है उस एग को वो जो एग रिलीज हुआ, वो जो ओवा रिलीज हुआ उसको लिया। अब उस ओवा को लिया, ये क्या है, ये है एक तरीके का गेमेट्स। अब गेमेट्स के अंदर क्या किया, किसी भी तरीके से इसका न्यूक्लियस जो है उसको, न्यूक्लियस को इस सेल से बाहर निकाल लिया गया। क्या किया, न्यूक्लियस जो है उसके न्यूक्लियस को, एग से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया गया। अब एक फिनडोर्सेट सिप है, और फिनडोर्सेट सिप है उसने क्या किया, उसकी मेमोरी ग्लैंड जो रहती है उस मेमोरी ग्लैंड से न्यूक्लियस निकाला, और उस न्यूक्लियस को निकाल कर इस एग के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। फिर से सुनना, क्या किया, स्कॉट ब्लैकफेस ईव सिप ली, एक वैरायटी होती है सिप की, और एक और वैरायटी है फिनडोर्सेट सिप। स्कॉट ब्लैकफेस ईव जो वैरायटी है उसका जो एग बनता है, ओवा बनता है, उससे एग गया, उसको निकाल, उसमें से क्या किया, न्यूक्लियस को किसी तरीके से निकाल लिया। न्यूक्लियस को निकाल कर फिर क्या किया, फिनडोर्सेट सिप का जो मेमोरी ग्लैंड होती है उस मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एक सेल रहती है उस सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। तो उस न्यूक्लियस को क्या किया, उस न्यूक्लियस को निकाला और इस एग सेल के अंदर इम्प्लांट कर दिया। अब इसे एग सेल के अंदर आ गया हो। अब उसके बाद में क्या होगा, ये एग हैं, ये एग किसका है, स्कॉट ब्लैकफेस ईव का, और इसके अंदर जो
न्यूक्लियस इम्प्लांट किए गए वो किसके किए गए, फिन डोर्सेट शिप का। तो फिन डोर्सेट शिप का इम्प्लांट कर दिया, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जो भी है अपनी एक सेल बन गई है ना। वो जो सेल बनी उसको क्या किस में इम्प्लांट कर दिया, इसकी बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन कर दिया गया, किसके बॉडी के अंदर, स्कॉट ब्लैकफेस ईव के अंदर। अब वो इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर जाके, अब उसके बाद में क्या होगा, वो एक ऑर्गेनिज के रूप में डेवलप होगा। अब वो ऑर्गेनिज के रूप में डेवलप होगा तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये पूरा टाइम लिया और प्रोसेस में टाइम लिया, उसके बाद में एक नई शिप का जन्म हुआ। वो शिप जो है, ये जो डोली हैं इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस किसका है, फिन डोर्सेट शिप का, इम्प्लांट और एग किसका लिया गया था, स्कॉट ब्लैकफेस ईव का, इसका एग लिया गया था, इसी के अंदर इम्प्लांट किया था। न्यूक्लियस सिर्फ किसका है, फिन डोर्सेट शिप का। इम्प्लांट इसके अंदर हुआ, परफेक्ट पूरा प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद में फोइटस बनकर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बना, प्रोइटस बना और उसके बाद में एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुई। उस बेबी का नाम रखा डोली। अब डोली का सेक्स कौन सा होगा, वही होगा जो इसका है। यहाँ पे भी ये दोनों फीमेल है ना, क्या है ये, फीमेल है दोनों। अब ये क्या किया, ये जो फीमेल है जो डोली पैदा हुई, अब डोली क्या है, डोली जो पैदा हुई वो इम्पोर्टेंट था कि डोली जो पैदा कैसे पैदा हुई, एग इसका लिया था, इसमें न्यूक्लियस इसका था, इसके अंदर प्रोसेस किसके अंदर हुई, उसका इम्प्लांटेशन फर्दर जो प्रोसेस हुई जिसके अंदर उसका न्यूट्रिशन मिला, उसको मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट किसके अंदर हुआ, शिप के अंदर हुआ। कौन सी शिप के अंदर, स्कॉट ब्लैकफेस ईव के अंदर। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो डोली पैदा हुई वो डोली जो है बिल्कुल हूबहू किसकी जैसी दिखी, फीमेल फिन डोर्सेट शिप जैसी। उसमें से अपन ने क्या लिया है, सिर्फ न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस की वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर कैरेक्टर्स किसके आ गए, इसके आ गए, फिन डोर्सेट शिप के। और वो जो डोली पैदा हुई बिल्कुल हूबहू किसके जैसे पैदा हो गई, फीमेल फिन डोर्सेट शिप जैसी। और उसमें बिल्कुल उसके कैरेक्टर मतलब कि उसके कहाँ पे जैसे वहाँ पे जो धब्बा था वही धब्बा उसके वहाँ पे आया, उसके जैसे पैर थे उसके वैसे पैर आए, उसमें जैसा कलर था वैसा ही उसके कलर आए, आइज का कलर, हाथों का कलर, पैरों का कलर, सब बिल्कुल क्लोनिंग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि दो जुड़वा बहनें एक साथ खड़ा कर दिया होगा ना, दो सलमान खान एक साथ खड़े हो गए हो ना, वैसे जुड़वा वाला कैरेक्टर। तो वैसा बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे शिप्स बन गई। कौन शिप्स, फिन डोर्सेट शिप की हूबहू डोली बन गई। अब डोली पैदा हुई, पैदा होने के बाद में कुछ साल बाद में मतलब कि 1996 में ये पैदा हुई थी और उसके बाद में ये 2003 तक सर्वाइव कर पाई थी। अधिकतर इसी के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्लोनिंग और भी चीज़ों के लिए करी गई, क्लोनिंग और भी चीज़ों के लिए करी गई थी, लेकिन जो मेमल्स होते हैं उन मेमल्स में जनरली जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाया है वो डोली था, इसलिए अपन इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्लोनिंग क्या होती है उसके बारे में अपन जानते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो शिप है इस शिप का हूबहू कॉपी किया गया और उसको हूबहू बना दिया गया, वो क्या हो गया, क्लोनिंग हो गई, है ना। पता चले आप हो, आप खड़े हो और आपके पास में एक बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़े दिनों बाद में वो बड़ा हो जाए और आपके मतलब कि 40 साल के हो और आपके 20 साल का बच्चा एक खड़ा हो सामने और वो बिल्कुल हूबहू आपके जैसा दिखे, आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल ये तो चमत्कार जैसा हो गया ना, है ना। कैसा लगेगा, मतलब कि छोटा सा हो गया, नरोत्तम जी सर खड़े हैं, नरोत्तम जी सर के बाद 10 साल बाद में फिर से नरोत्तम जी सर वो वैसे ही ड्रेस पहन के वैसे आगे, वो आपको कैसा लगेगा, हैं। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे फिन डोर्सेट शिप क्या हूबहू वैसा ही मिला है। तो इसी के लिए अपन ने क्लोनिंग पढ़ी है। क्लोनिंग में बिल्कुल एज इट इज सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए सेम कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे बाद में अपन क्लोनिंग के डेफिनेशन देखेंगे, क्लोनिंग होती क्या है। अब क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वी हैव टू कॉपी, अपन कॉपी करते हैं अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल को, ऑर्गन को या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। क्या हो रहा है कि अपन एक सेल से उसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी मतलब हूबहू बना देते हैं, एक सिंगल सेल बना देते हैं या फिर एक ऑर्गन बना देते हैं और या फिर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे मान के चलो आपके साथ में क्या हुआ, आपके क्या है, आप बैठे हो, क्रिस पारिता बैठा है, क्रिस के बाद के साथ में क्या हो रहा है कि उसकी किडनी खराब हो गई। अब किडनी खराब हो गई, किसी दूसरे की फिट बैठ नहीं रही है, उसका ब्लड ग्रुप ऐसा है या कुछ भी ऐसे कैरेक्टर्स है उसके अंदर, तो वो दूसरे की लाई जा रही है।
उसमें लाने में बहुत खर्चा आ रहा है। तो अपन क्यों ना ऐसा एक क्रिस का एक सिंगल सेल लें और उस सिंगल सेल को लेकर उससे एक ऑर्गन बना लें, जिसे किडनी बना लें, और किडनी बना के उसके अंदर इम्प्लांट कर दें। तो ये उसके अंदर फिट बैठेगा, उसके कैरेक्टर भी उसके जैसे होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि उसका कोई भी ऑर्गन खराब हुआ भी नहीं था। किसी का हाथ कट गया हो तो हाथ जाके लगा दे, पैर कट गया हो तो पैर जाके लगा दे। मान के चलो कोई फौजी वार में गया तो उसके दो हाथ पैर दोनों कट गए। अब उसकी सेल्स की वजह से उसके हाथ बना दिए, पैर बना दिए, अब उसके बाद में उसकी जगह वापस से लगा दिए। कैसा लगेगा आपको? तो ये सारे काम क्लोनिंग के अंदर हुए थे, इसीलिए क्लोनिंग की खोज की गई थी। क्लोनिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिंगल सेल या ऑर्गन या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्लोनिंग के बारे में हुआ। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप जो भी कुछ लगा हो, कुछ डाउट्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।